हेलो एवरीवन, मैं योगेश शर्मा, आपका रीजनिंग एजुकेटर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप जानते हैं कि एसबीआई का क्रैश कोर्स ऑनगोइंग है और काफ़ी क्लासेस हमारी हो भी चुकी हैं। सो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था मेमोरी बेस्ड पेपर 2022, सो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर जो एसबीआई क्लर्क ने करवाया था। तो देखो, मेमोरी बेस्ड पेपर ही मिलते हैं, एग्जैक्ट पेपर हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि एग्जाम में से कुछ भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आ पाता है। सो हम मेमोरी बेस को देखते हुए चलते हैं कि मेमोरी बेस के बेस पे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है या पैटर्न आजकल क्या फॉलो हो रहा है, राइट। सो प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ सिटिंग्स थी, 3 सिटिंग आई थी और एक पजल थी, बाकी मिसलेनियस था। सो आज देखते हैं कि 2021 में क्या ट्रेंड चल रहा था जिसको फॉलो करते हुए इस साल एसबीआई कहां तक जा सकता है। सो बच्चों, आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं और मैं कहूं तो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। सो आप, इसका मतलब है कि एंगेज नहीं हो रहे हो हमारे साथ, आप आंसर्स नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत, राइट। सो चलो, आज आपको सारे आंसर्स करने हैं, कुछ भी हो जाए आप आंसर्स करोगे। तो बिना टाइम गवाए पेपर को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस बार कितनी सीटिंग थी, कितना ब्लड, कितना डिस्टेंस डायरेक्शन और मिसलिनियस में क्या क्या आया हुआ था। चलिए चलते हैं, हमारे पास क्या है पहला क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, कर देंगे हम आंसर, कोई बड़ी बात नहीं। तो कह रहा है कि ये सिटिंग का क्वेश्चन है। सो ये हमारे पास आया पहला क्वेश्चन सर्कुलर सिटिंग का, सर्कुलर सिटिंग, राइट। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि 8 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर उसने बोला है आपको कि 8 पर्सन है, तो सबसे पहला काम, मैं 8 पर्सन को यहां पर सीट बना लेता हूं कि 8 पर्सन इन सीट पे बैठेंगे, अगर कोई और फालतू आया तो बैठ नहीं पाए। और हमेशा हमें क्या करना है, यहां पर दो कंडीशंस को लेके चलना ही चलना। क्लियर। ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड। सो सारे के सारे कहां देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, ऐसा इसने हमें बता दिया है। चलिए इसको अंदर देख लेते हैं। जब कह रहा है कि अंदर देख रहे हैं तो हम अंदर की तरफ फेस कर देते हैं। पहली लाइन लिखी है कि एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। सर्कल है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, तो एफ सिट्स थर्ड यहां पे आ गया। और दूसरी कंडीशन में भी सेम बन जाएगा कि एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ। सो आपके पास दो कंडीशंस हैं, एच और एफ के बीच में एक पर्सन है जैसा इसने बताया। तो हो सकता है कि एच यहां हो और पॉसिबल है कि एच यहां हो, क्योंकि एच और एफ के बीच में एक पर्सन का गैप है। बट ये नहीं पता ना कि राइट से गैप है या लेफ्ट से गैप है, तो दोनों साइड हमने बना दिया, दोनों कंडीशंस को साथ में लेके चलते हैं। ए सिट्स अपोजिट टू डी। अब कह रहा है कि ए और डी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, तो आप यहां पे ऐसे बना सकते हो कि ए और डी जो है वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में थर्ड पर सी बैठा है, ऐसा उसने बताया। ठीक है। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो सी और बी जो है वो एक साथ नहीं होंगे, ये भी उसने हमें बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, तो D जो है वो H के साथ नहीं होगा, ये ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक है। G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, तो G और E जो है वो साथ में बैठेंगे, बट ये नहीं पता कि कौन किसके राइट में और कौन किसके लेफ्ट में। तो आइए देखते हैं कि अब हम यहां से क्या कनेक्ट कर सकते हैं। सो देखो, आप यहां पे देख सकते हो कि डी और एच जो है वो साथ नहीं होंगे और ए और डी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सो आपको अगर अपोजिट चाहिए तो दोनों साइड की जगह आपको खाली चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पे खाली है बट यहां पे खाली नहीं है, यहां पे खाली है बट यहां पे खाली नहीं है, यहां पे खाली है बट यहां पर खाली नहीं है। तो यही एक ऐसी मात्र जगह है जिसमें आमने सामने वाले दोनों खाली रह सकते हैं। और उसने कहा कि डी के पास एच नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है यहां पर ए आ जाएगा और यहां पर डी आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में अगर हम जाएंगे तो ए यहां पर आ जाएगा और डी यहां पर आ जाएगा, क्योंकि और कोई जगह खाली नहीं है, एक पूरी सिंगल लाइन पूरी खाली नहीं है जहां पे ए और डी को हम आमने सामने बिठा सके। ठीक है, चलो तो ये वाली कंडीशन हमने बना ली, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जी और ई जो है वो साथ में है। तो देखो, इस वाले में तो चांसेस हैं कि अभी और जगह भी है, लेकिन इस वाले में जी यही बन सकता है क्योंकि यहां पर एच है, राइट। यहां पर एच है तो यहां पर कुछ और नहीं आ पाएगा। अब देखते हैं, जी के लेफ्ट में थर्ड पे सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे क्या है, सी है। ठीक है, बना लेते हैं। यहां पे दो जगह पे आ सकता है। अगर जी को मैं यहां रखता हूं
तो जी के लेफ्ट में थर्ड भी देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या सी आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो जी क्या है, यहां पर आ जाएगा, और जी के लेफ्ट में थर्ड देखते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड, तो यहां पर सी आ गया। अब क्या बचता है मेरे पास? बी। तो या तो बी यहां पे आ सकता है या फिर बी यहां पे आ सकता है। अब एक स्टेटमेंट मुझे बोली गई थी कि बी और सी जो है वो एक साथ नहीं बैठ सकते, बी और सी जो है वो एक साथ नहीं बैठ सकते, बट इस वाली कंडीशन में देखो बी और सी जो है वो दोनों साथ में बैठे हैं, तो दोनों को साथ में नहीं बिठा सकते, कंडीशन गलत हो जाएगी, तो इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत। और ये वाला जो हमारा होगा उसको हम अपना फाइनल अरेंजमेंट मानेंगे, ये हमारा बन गया फाइनल अरेंजमेंट। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं अब इसके बेस पे क्वेश्चंस को। सो हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू जी? तो चेक करेंगे जी के अपोजिट में एफ है, क्या ऑप्शन में है एफ? यस, ऑप्शन नंबर डी एफ। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच? राइट में कौन बैठा है एच के थर्ड पे, पहले वो देखेंगे और फिर उसके लेफ्ट में सेकंड देखेंगे। तो चलिए एच के लेफ्ट में पहले देखते हैं, सॉरी एच के राइट में पहले थर्ड पे देखते हैं। एच के राइट में थर्ड पर बैठा है ई, और ई के लेफ्ट में सेकंड पर बैठा है ए। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, ऑप्शन नंबर सी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी? चेक करते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी। सो अगर डी के रिस्पेक्ट में देखें तो सेकंड टू द राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, या सिक्स टू द लेफ्ट है। तो आइए चेक करते हैं। सो हमारे पास है सेकंड टू द राइट, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी कि सेकंड टू द राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए? चलो ए के लेफ्ट में थर्ड पर चेक करते हैं कौन है। तो ए यहां पर है, लेफ्ट इधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एफ। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन के ऑप्शन में ए एफ है? यस, ऑप्शन नंबर ए एफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कमेंट करना है, और आज कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है कि इन बातों को आपको सच मानना है, भले ही वो सच हो या ना हो। सो आइए सिलॉजिज्म को करने की कोशिश करते हैं। तो सिलॉग्स समझते हुए चलना। और देखो प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा कि ओनली अ फ्यू का एक दो क्वेश्चंस थे, और इसमें भी क्वेश्चंस हैं, मतलब 21 में भी क्वेश्चन आए थे, 22 में भी आए थे। सो हो सकता है कि 23 में भी आएंगे, ठीक है? तो हम उसको चीज को सीखते हुए चलेंगे। सो आओ ट्राई करते हैं। ऑल क्लाउड आर रेन, ऑल क्लाउड आर रेन, ये कह रहा है ऐसे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू क्लाउड आर वाटर, ओनली अ फ्यू क्लाउड आर वाटर, तो मतलब सम क्लाउड आर वाटर एंड सम क्लाउड आर नॉट वाटर, दोनों बातें एक साथ बोलता है। चलो देखते हैं। कंक्लूजन पूछ रहा है सम वाटर इज रेन, यस सम वाटर इज रेन। देखो वाटर का ये वाला हिस्सा जो है वो रेन के साथ है, या आप बोलो कि जो क्लाउड और वाटर का जो कॉमन हिस्सा है वो रेन के भी तो अंदर ही है, तो सम रेन वाटर है, सम वाटर जो है वो रेन है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। ऑल रेन इज वाटर, सारा का सारा रेन वाटर है? नहीं, देखो जो वाटर का हिस्सा मुझे पता ही नहीं है जिसके बारे में, उसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूं, राइट? तो सारा का सारा रेन जो है वो वाटर नहीं है, मतलब डेफिनेट में नहीं है। पॉसिबिलिटी हो तो मैं मान लू एक बार को कि हो सकती है कि सारे के सारी रेन जो है वो हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी में भी अगर ये बात बोली जाएगी तो भी गलत हो जाएगी। कैसे होगी वो समझो। इस पॉसिबिलिटी कहेगा, अगर वो इस पॉसिबिलिटी कहेगा तो इसका मतलब है कि वाटर पूरा, ये पूरा वाटर ये अंदर है, मतलब बड़े वाला जो हिस्सा है वो पूरा वाटर, तो उसको ये सी भी अंदर बिठाना पड़ेगा और ये आर भी। अब उसने कहा था हमसे ओनली अ फ्यू क्लाउड और वाटर, लेकिन यहाँ पे ऑल क्लाउड और वाटर हो जाएगा। सो मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो गलत हो जाएगी, इसलिए ये चीज पॉसिबल भी नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी में भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हाँ इनके आंसर्स आप करते हुए चलना साथ के साथ। स्टेटमेंट देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की कि क्या कहना चाह रहा है। तो आप एक बार पैटर्न भी लिखते चलना, पहले सर्कुलर सिटिंग आई एंड फिर सिलॉक्स आया। ओनली अ फ्यू एप्पल इज मैंगो, ओनली अ फ्यू एप्पल इज मैंगो, ठीक है, मतलब कुछ एप्पल मैंगो हैं और कुछ एप्पल ऐसे भी हैं जो मैंगो नहीं है। सम मैंगो इज गुआवा, कुछ मैंगो ऐसे हैं जो गुआवा हैं, ठीक है मान लेते हैं। ऑल गुआवा इज एप्पल, वो कह रहा है कि सारे के सारे जो गुआवा हैं वो एप्पल हैं। क्या हमें डायरेक्टली कुछ पता है? बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अगर हमें डायरेक्टली पता ही नहीं तो बात बिल्कुल हम डेफिनेट में नहीं बता सकते, तो ये बात गलत है। सम गुआवा इज नॉट एप्पल, कुछ गुआवा ऐसे हैं जो एप्पल नहीं है, भाई हमें फिर से नहीं पता कुछ भी डायरेक्टली,
है ना। अगर हमें कुछ डायरेक्टली पता ही नहीं है तो हम बता कैसे दें कि वो बात सच है या झूठ है, डेफिनेट में तो नहीं बोल सकते हम। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। अब एक चीज और समझना यहां पे कि दोनों कंडीशंस क्या हैं, गलत हैं बिल्कुल। मैंने जब आपको ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट सिखाया था, क्रैश कोर्स में ही हमने ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट को भी सीखा है सिलॉक्स के, तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि दोनों कंडीशंस क्या हैं, इंडिविजुअली गलत हैं। दोनों कंडीशंस इंडिविजुअली गलत हैं। दोनों के जो वेरिएबल्स हैं, दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, गुआवा एप्पल गुआवा एप्पल। सो यहाँ पे कंडीशन दोनों इंडिविजुअली गलत हो चुकी हैं, वेरिएबल जो है वो सेम है। और दूसरी बात, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं, ऑल प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट। सो देखो ऑल भी है और यहां पर हमारे पास सम नॉट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे दोनों कंडीशंस गलत भी हुई, वेरिएबल भी सेम, सम प्लस मतलब सम नॉट प्लस ऑल भी मिला। तो इसका मतलब है कि आइदर और की कंडीशंस पूरी तरीके से फुलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी, आइदर 1 और 2 फॉलोज। तो बच्चों यहां पे मैं एक चीज और सिखा देता हूं आपको कि देखो सम और नो एक कॉम्प्लीमेंट पेयर ये होता है, सम और नो। तो सम और नो में वेरिएबल्स, जैसे ये गुआवा और एप्पल है, ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे गुआवा पहले लिखा हो और यहां पर एप्पल पहले लिखा हो। अगर सम और नो वाली कंडीशन है तो ये सम और नो में आइदर और लग जाएगा। बट अगर ऑल और सम नॉट वाली कंडीशन है तो हमेशा ध्यान रखना कि इस सीक्वेंस में गुआवा एप्पल है तो इसी सीक्वेंस में यहां पर भी गुआवा और एप्पल होना चाहिए, तभी आइदर और लगेगा। अगर यहां पर एप्पल हो और यहां पर गुआवा बोल दे तो वो आइदर और नहीं लग पाएगा। तो दोनों में हमें सेम वेरिएबल्स चाहिए और सेम सीक्वेंस में चाहिए, ठीक है। सो इसका आंसर हमारा हो गया आइदर 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और हमारे पास स्लॉग्स आया, तो तीसरा स्लॉग्स है, ये लिखते हुए चलना, एक सर्कुलर आया था और तीसरा हमारे पास अभी ये स्लॉग आ गया। सो ऑल ग्रीन आर ब्लू, ठीक है, ऑल ब्लू इज येलो, ओके, नो ब्लू इज पिंक, तो कोई भी ब्लू जो है वो पिंक नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ वेरिएबल हमारे पास मतलब गिवन है और ऐसा हमारे पास वेन डायग्राम बन रहा है। सो कंक्लूजन नंबर 1 में पूछ रहा है कि कोई भी ग्रीन जो है वो पिंक नहीं है, कोई भी ग्रीन जो है वो पिंक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी ग्रीन जो है वो पिंक हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो सारा का सारा ब्लू पिंक नहीं हो रहा और ग्रीन जो है वो सारा का ब्लू के अंदर रहेगा, सारा का सारा। तो अगर ब्लू ही नहीं हो पा रहा पिंक, तो ग्रीन की भी कोई मतलब नहीं बनता कि वो पिंक हो सके, तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो ये वाली बात डेफिनेट में भी बिल्कुल गलत हो गई। सेकंड बोल रहा है कि सम येलो इज नॉट पिंक, कुछ येलो का हिस्सा बिल्कुल भी पिंक नहीं है। सो ये बात बिल्कुल सही है। देखो अगर मैं अंदर की तरफ जाता हूं तो मैं सम वाली बात बिल्कुल सही बोलता हूं, तो इसका मतलब है कि सम येलो आर ब्लू है, सम येलो आर ब्लू है और वो ब्लू जो है वो पिंक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि येलो का भी कुछ पार्ट ऐसा है जो पिंक नहीं है। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। क्लियर है। यहां पे देखो ये सम जो ब्लू है, सारा का सारा ब्लू कहाँ है, येलो के अंदर है। तो अगर वो येलो के अंदर है तो कुछ येलो ब्लू है, ये डेफिनेट बात हो चुकी है। और जो येलो ब्लू है वो पिंक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हुआ कि येलो भी थोड़ा सा ऐसा है जो पिंक नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कंडीशन ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो हमने ये सबसे पहली क्लास में शायद यही क्वेश्चंस को किया था कोडिंग डिकोडिंग के। सो इसका आंसर आप करोगे कि इसके कितने पेयर्स बन रहे हैं। सो ये आज का आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क का क्वेश्चन आपका ये आपका HW। इसका कमेंट जरूर करना कि कितना आंसर आया है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है, सीरीज के बेस पे क्वेश्चन आया। प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था कि एक सीरीज का क्वेश्चन था, यहां पर भी हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन आया है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड इट्स नेक्स्ट लेटर, देन हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट। तो आपको यहां पे क्या करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप आंसर कमेंट करेंगे कि जो अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, जो कॉन्सोनेंट्स आपको गिवन है, उनको आपको
नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद बताना है कि कितने अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को आपको बदलना है, अगर वॉवल्स लिखे हैं तो आप उनको बदलेंगे नहीं। तो आपका एक क्वेश्चन ये हो गया जिसको आप होमवर्क में करके आप कमेंट करेंगे। चलिए, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच, लिख लेते हैं। यहां पे देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लिख लेना है कि सिंबल इन विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट पहले आएगा उससे जस्ट, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल, बट वॉवल ना हो। सो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए कि पहले कॉन्सोनेंट हो, फिर सिंबल हो, उसके बाद कुछ भी हो बस वॉवल ना हो, कुछ भी हो बस वॉवल ना हो, तो हम उसको एक मान लेंगे। अगर ऐसा है कि कॉन्सोनेंट सिंबल एंड देन वॉवल, चलो मैं दिखा देता हूं आपको। अगर इसमें है कॉन्सोनेंट सिंबल एंड देन वॉवल, तो कॉन्सोनेंट सिंबल एंड वॉवल, देखो एम और ये आर का साइन है और यू है, सो ये वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब आप इसके बेसिस पे इसका भी आंसर करेंगे, तो आपका ये भी हो गया एक छोटा सा होमवर्क। तो मेरा मेजर फोकस ये है कि मैं आपको सिटिंग और पजल्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊं, ठीक है। तो आप ये वाला होमवर्क भी करके लाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 of the 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑप्शंस हैं, 5 में से 4 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं और कोई अलग होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि ई आर एन इनके बीच में एक एक का गैप हो, इनके बीच में दो दो का गैप हो। सो ऐसा कुछ मेजर चीज मिल रही होगी आपको पांचों के बीच में से 4 में, तो जिसमें नहीं मिल रही होगी उस चीज को आप क्या बोल दोगे कि ये सबसे अलग है। सो ये भी आपका क्या हो गया होमवर्क। सो 9 to 12 अभी तक मैं आपको होमवर्क बता चुका हूं और 13th भी आपका होमवर्क रहेगा। सो 9 to 13 आपके होमवर्क हैं। आगे चलते हैं। Which of the following element is 10th to the right of the element which is 18th from the right hand? प्रीवियस क्लास में हमारी एक बात हुई थी कि 10 to the right of element which is 18th from the right hand। तो अगर दोनों सेम है, दोनों यहां पर क्या है राइट राइट है, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमें देखना है कि 8th फ्रॉम द राइट हैंड, मैंने जैसे कुछ बताया था आपको कि आप वहां पर माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे 8th फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड आपका इधर माना जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर डी एस जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। एस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। सो 9 to 13 इसका आप कमेंट करेंगे आंसर, ठीक है। देखते हैं किस किस का सही जवाब आएगा। देखो मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, बट मुझे पता चल जाता है उससे कि कौन कमेंट कर रहा है और किसका सही है, ठीक है। सो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि जिसने भी सही सही कमेंट्स किए हैं, ठीक है। बट आप कमेंट्स करना मत रोको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ वी फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय द थर्ड फोर्थ सेवंथ एंड एट, चलो इसको निकालते हैं। वैसे मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को स्किप करना और कोशिश करना कि लास्ट में ही करो, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एन मिला हमें, एस मिला, सेवंथ क्या होगा वो फिफ्थ सिक्स सेवंथ टी होगा, और एट्थ क्या होगा ई होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। तो एन एस टी ई। लास्ट क्लास में भी शायद कुछ ऐसा ही मिल रहा था हमें कि सेंट सेंट नेस्ट, ठीक है। सो मोर देन वन वर्ड्स हैं, तो जो भी आपको यहां पर बोला जाएगा उसके हिसाब से आप इफ मोर देन वन वर्ड इज फाउंड मार्क वाई। सो आपका जो आंसर होगा वो वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस अब क्वेश्चन है आपके पास एक और सिटिंग अरेंजमेंट से। सो फेसिंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, तो मतलब एक लीनियर आ गई है। अभी एक पहली आपके पास आई थी सर्कुलर, अब दूसरी आई है आपके पास लीनियर सिटिंग। सो चलिए लीनियर सिटिंग में भी क्या करेंगे, जैसे हमने सर्कल वाले में पहले 8 पर्सन की सीट बनाई थी, तो ऐसे ही हम लीनियर वाले में भी 8 पर्सन की सीट को बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना दिया। सब नॉर्थ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो बी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड यहां से मानोगे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहां पर बी और यहां पर बी, दो कंडीशंस हमेशा एक साथ लेके चलनी ही है आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि दो कंडीशंस हमेशा साथ में लेके चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड हमने बना लिया। 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी, तो ये भी बहुत इजी है कि इधर तो देखो थर्ड पर्सन के लिए कोई जगह ही नहीं है 3 पर्सन के लिए, तो 1 2 3। सो इसका मतलब एच यहां पर आ जाएगा
एच और बी के बीच में 3 लोग हैं, हमने बना दिए। ठीक है, बस जो बोलता जा रहा है आप वो करते चले जाइए, क्वेश्चन बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, डी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ। ऐसी ही एक लाइन पहले भी हमने की थी प्रीवियस क्लास में, डी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ। तो डी एकमात्र नेबर है एफ का, तो इसका मतलब है कि एफ जो है वो कॉर्नर पर है, एफ जो है वो कॉर्नर पर है, तभी डी इकलौता होगा। तो अगर मैं एफ को यहां बनाऊं तो मैं यहां पे डी को नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्लियर कि एफ यहां पर और डी यहां पर, एफ यहां पर और डी यहां पर, क्योंकि डी एकमात्र इसका नेबर है किसका, एफ का। सो यहां पर आपको डी और एफ की पोजीशन पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी है। ठीक है, देखते हैं। अभी हमारे पास देखो 3 पोजीशन है। अब ऐसा हो सकता है कि जी यहां पर हो और ई यहां पर हो, जी यहां पर हो और ई यहां पर हो। यहां पे तो जी आ ही नहीं सकता क्योंकि ई के लिए कोई प्लेस खाली नहीं बचेगी। तो ऐसे करके इसको 2 कंडीशंस में हम बांट लेते हैं। जी हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। जी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ए है, तो जी जो है वो सेकंड पे बैठेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ए के राइट में सेकंड पे जी। देखते हैं दोनों में से किस में बन पाएगा। तो अगर मैं ए को यहां बिठाऊं तो जी बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन अगर ए को यहां बिठाऊं तो राइट ऑफ सेकंड और राइट ऑफ ए है जी, बिल्कुल सही। लेकिन अब यहां पे जगह बचती है, तो ये सेकंड नहीं ये थर्ड हो जाएगा। सो हमें क्वेश्चन में बोला है कि सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बट यहाँ पे हमारा बन रहा है थर्ड। तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, और जो आंसर्स होंगे हम इस कंडीशन के बेस पर देंगे। सो हमारा यहाँ पे क्या क्या बन चुका है, ए बी, और हमारे पास बचता है सी डी ई एफ जी एच। तो हमारे 8 मेंबर्स बैठ चुके हैं, और ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। सो हम जो आंसर करेंगे वो इस अरेंजमेंट के बेस पर करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ एफ। सो एफ के लेफ्ट में सेकंड पर कौन है, बी है। तो ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। सो जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना है उसके हिसाब से कौन सी बात यहां पर ट्रू होगी वो हमें यहां पर बताना है। सो पहले लिखा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। सो 2 पर्सन जो है वो ई और डी के बीच में बैठे हैं। चेक करते हैं, बिल्कुल नहीं, 3 पर्सन बैठे हैं, तो ये वाली बात गलत। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, देखते हैं, नहीं बिल्कुल गलत, ये वाली बात भी बिल्कुल सही नहीं है। सी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो सी एकमात्र है, मतलब किसी एक कोने पर बैठा है। सो ये वाली बात क्या हो जाएगी हमारी, बिल्कुल सही, कि सी जो है एक कॉर्नर पर बैठा हुआ है। ठीक है, बोथ ए एंड सी, नहीं, पहली वाली बिल्कुल गलत हो गई थी, दूसरी वाली भी गलत हो गई थी, तो ए और सी का सही होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत। ऑल आर ट्रू, नहीं, जब 2 ही गलत हो चुकी हैं तो सारी सही हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो इसका भी आप कमेंट करके आंसर करेंगे कि ऐसा कौन सा है जो ग्रुप में नहीं है। तो ये भी आप एक छोटा सा, मैं बना ही चुका हूं फाइनल अरेंजमेंट, अब आपको बस चेक करना है कि कौन सा ग्रुप में आता है और कौन सा ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, देखते हैं जी के आसपास कौन कौन बैठा है। ई और बी बैठे हैं, चेक करते हैं ई और बी क्या हमारे पास ऑप्शन है। यस, बोथ सी एंड डी। सो हमारे पास जो ऑप्शन था ई एंड बी, ई और बी दोनों थे, बी भी बैठ सकता है और ई भी बैठ, बट इंडिविजुअल तो नहीं है। उसने पूछा दोनों इमीडिएट नेबर्स, अगर वो नेबर बोलता तो हो सकता था कि बी और ई में से किसी का आंसर होता, कोई एक ऑप्शन यहां पर ना होता, बट वो कह रहा है नेबर्स, उसने कहा नेबर्स, तो नेबर्स तो दोनों है, बी भी है और ई भी है, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी सही है और डी वाला ऑप्शन भी सही है। सो ऑप्शन नंबर ई, बोथ सी एंड डी दोनों साथ में उसके नेबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जी के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन को देखते हैं। डी के रिस्पेक्ट में जी की पोजीशन को अगर हम देखें तो सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट मिली हमें, और यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है तो आप बोल दोगे नन ऑफ दीज। डी विद रिस्पेक्ट टू जी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नहीं, यहां पे सेकंड टू द राइट हो जाएगा, हमने क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लिया है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा सेकंड टू द राइट। ठीक है, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, यहां पर हमारा हो जाएगा सेकंड टू द राइट। ठीक है,
चलिए, तो क्वेश्चन को सही पढ़ना भी बहुत जरूरी है, सेकंड टू द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 पर्सन्स हैं ए बी सी डी ई अरेंज इन अ रो, 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सो इसको भी आप ट्राई करना, क्योंकि देखो ये बहुत बिल्कुल मामूली सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सो इसको भी आप ट्राई करोगे और इसका भी आप कमेंट करोगे। देखो बाकी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मैंने उनका आपको सॉल्यूशन करके दिया है, आपको बस आंसर्स कमेंट करने, लेकिन इसको आप बनाओगे और इसको आप कमेंट भी करोगे, ठीक है। तो देखो एक और हमारे पास अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन ही है, आप कह सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है। अगर चलो मैं करवा ही देता हूँ, इसको भी ट्राई करते हैं, आओ ट्राई करते हैं। 5 पर्सन अरेंज इन अ रो, 1 पर्सन, ठीक है, 1 2 3 4 5 है। 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, तो एक पर्सन है ए और बी के बीच में। 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, तो इसका मतलब तो सिंपल हो गया, ये ऐसे कुछ रहेगा कि ए बीच में ही होना चाहिए, राइट। एक बार ऐसा हो सकता है कि बी इधर हो, एक बार ऐसा हो सकता है कि डी इधर हो, एक बार हो सकता है कि डी इधर हो, एक बार हो सकता है कि बी इधर हो। दोनों चीजें पॉसिबल हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को हम साथ में लेके चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब इसके राइट में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब गलत, इसका मतलब गलत, क्योंकि देखो उसने अगर मुझे फेस नहीं बताया है तो मैं फेस अपनी मर्जी से नॉर्थ या साउथ किसी भी डायरेक्शन में मान सकता हूं। तो कोई एक अगर आप साउथ मान के चल रहे हो तो नीचे वाली को आप कंटिन्यू कर लोगे, और आप नॉर्थ मान के चल रहे हो तो ऊपर वाली को कंटिन्यू कर लोगे, बनेंगी दोनों सेम ही, आप उसको जस्ट उल्टा कर दोगे, राइट। चलो आगे बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, विद रिस्पेक्ट टू ई, तो हम क्या बोल देंगे, इमीडिएट राइट। देखो अगर आप यहां पे इसको साउथ मान के चल रहे हो तो ये भी सही हो जाएगी। देखो डी के राइट में फिर यहां पर आ जाएगा सी, राइट, और ई यहां पे आ जाएगा, तो इसके बेस पर भी ई के इमीडिएट राइट में ही ए रहेगा। सो आपने जिस पोजीशन को माना, अगर आपने नॉर्थ माना है सबको तो आप नॉर्थ के हिसाब से आंसर कर लो, और अगर आपने साउथ माना है तो आप साउथ के हिसाब से आगे कंडीशन को लेके चल पड़ो। सो आपका जो आंसर आ जाएगा इमीडिएट राइट आएगा, और दोनों ही कंडीशंस में वो इमीडिएट राइट आने वाला है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कर दिया, आपका होमवर्क नहीं बचा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सो एक क्वेश्चन अब हमारे पास आया है डिस्टेंस का, राइट। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन डिस्टेंस से भी आ गया, तो चलिए चेक करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में क्या बोला गया है। पॉइंट ए इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ए है वो 8 मीटर नॉर्थ में है, ठीक है। पॉइंट सी इज इन 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के हिसाब से हम ईस्ट में 4 मीटर बना देते हैं, तो वहां पर कौन मिलेगा, हमें सी मिल जाएगा। चलिए यहां तक ठीक है। पॉइंट डी इज इन 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, तो सी के साउथ में डी है और 5 मीटर है, ठीक है। पॉइंट एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, तो देखो अभी मुझे ना एफ के बारे में कुछ पता है ना ई के बारे में, तो आगे पढ़ते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए हमें। ई विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, सो हमें बताया कि ई जो है वो 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी है। जब भी ये W वर्ड्स यूज होंगे तो आप ध्यान रखना कि जिसके साथ में है आगे वाली लाइन उसी के लिए बोली गई है। जैसे यहाँ पे बोला E विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ D, सो D के ईस्ट में E ही है 8 मीटर। F इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट E, तो E के नॉर्थ में F है, बिल्कुल C के पैरेलल लाइन में आ जाएगा इन लाइन, और ये 5 मीटर है F, तो कुछ ऐसे बन गया हमारा। आगे चलते हैं, आगे लिखा है पॉइंट F इज इन 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट G, वेस्ट इधर होता है हमारा। सो अब अगर हमें करना है तो इसका मतलब यहां से 4 मीटर कौन है, G, तो G के वेस्ट में 4 मीटर पर कौन मिला हमें, F है। ऐसा ही कुछ बताया, F इज इन 4 मीटर वेस्ट, तो F वेस्ट में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट H इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट G, तो अगर वो यहां से 8 मीटर नॉर्थ में है तो इसका मतलब है कि A और H दोनों एक सीधी लाइन पर हैं, कुछ ऐसे, राइट। सो यहां पर है 8 मीटर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 8 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 16 मीटर। तो A टू H का अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो वो 16 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड H, सबसे पहला सवाल ही वही पूछ लिया उन्होंने कि A और H के बीच में कितने का डिफरेंस, मतलब कितना डिस्टेंस है। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी 16 मीटर, यही हमने निकाला भी था अभी। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विद रिस्पेक्ट टू डी। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है कि आप डी पॉइंट पर खड़े हो और आप एच को देख रहे हो। तो आओ डी पॉइंट पर खड़े होकर एच को देखते हैं किधर है। सो पॉइंट डी पर मैं खड़ा हुआ यहां पर और मैंने एच को देखा। सो एच कहां पे मिला मुझे, नॉर्थ और इधर ईस्ट। सो मुझे मिला वो नॉर्थ ईस्ट में। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट है। यस, ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट है, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी। आइए चेक करते हैं, एफ एंड सी, एफ कहां और सी कहां। सो हमें मिल जाएगा 8। देखो आपको यहां पर दिख रहा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है, तो वो डायरेक्ट जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि वो डायरेक्टली जाएगा। एक कंसेप्ट मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर लिखा आ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो डिस्टेंस अगर वो पूछ रहा है तो उसका मतलब है कि वो आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हो आप या एयर डिस्टेंस कह सकते हो। तो उसने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी कि वो डायरेक्टली ऐसे जा सकता है, राइट, वो डायरेक्टली ऐसे जा सकता है, तो वो होगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या फिर आप ऐसे सपोज कर लो, एयर डिस्टेंस जैसे बोलते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप घूम फिर के जाओगे तो आपको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, बट अगर आप डायरेक्टली वाया एयर जाओगे तो आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जाओगे। सो इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। बट अगर वो बोल दे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो इसका मतलब है कि वो उस पाथ की बात कर रहा है जिस पाथ से आप होकर वहां तक पहुंचे हो। तो जैसे अगर वो बोले कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ, तो आप क्या करोगे कि सी से पहले ऐसे जाओगे आप 5 मीटर, फिर 8 मीटर एंड देन 5 मीटर। तो आप टोटल डिस्टेंस के नाम पर बोल दोगे कि 18 मीटर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। सो यहां पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा 8 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपका पजल है। चलिए पजल को करने की कोशिश करते हैं। तो पहली पजल आपके पास यहां पर आ चुकी है और पजल भी कौन सी है, बॉक्स पजल। चलिए 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन अ स्टैक नॉट मोर देन 2। ठीक है, 8 बॉक्सेस हैं तो नंबरिंग आपको नहीं बताई गई है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा कि आपको नंबर्स बताए जाएंगे कि 1 टॉप पे रखना है या नीचे रखना है। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं बताया तो आप अपनी मर्जी से 1 को ऊपर मान के चल सकते हो। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8 हमने नंबर्स बना लिए हैं, अब इनकी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए चलेंगे। तो पहले इसको सही से अरेंज कर लेते हैं। हमारे बॉक्स को कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको ट्राई करना है कि आप व्हाइट शीट पर ही इस पजल को सॉल्व करो, क्योंकि वहां पर आपको व्हाइट शीट ही मिलने वाली है, लाइन वाला पेज नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक कंडीशन और बना लेते हैं यहाँ पे, क्या पता तीसरी कंडीशन कोई बन जाए, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो कह रहा है नोट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव क्यू। तो मतलब क्यू के ऊपर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 3 नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि 0 हो, ऐसा हो सकता है 1 हो, ऐसा हो सकता है कि 2 हो। पहली लाइन में ही हमें तीसरी कंडीशन भी यूज करने को मिल गई। ठीक है, सो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, उसने ये कहा था। आगे बढ़ते हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड टी। सिंपली बना सकता हूं 1 2 3, टी यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 टी यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 एंड देन टी यहां पर पोजिशन हो जाएगा। आगे बढ़ते। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड एस। यू और एस अभी तक हमें कुछ नहीं पता, हम रफली लिख लेंगे कि यू और एस के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, एस विच इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स टी, तो इसका मतलब इसमें तो यहां जाएगा, राइट। इन दोनों का मुझे अभी पता नहीं है। सो जो एस है वो टी के नीचे कहीं बनेगा। ठीक है, बनाते हैं, अगर हमें कुछ लिंक मिलता है तो ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर आएगा तो यू यहाँ पे नहीं बन पाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्स यू डज नॉट प्लेस इमीडिएटली अबव बॉक्स टी। तो इमीडिएटली अबव टी नहीं है, तो अब हम बना सकते हैं, अब हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि उसने कहा कि टी के जस्ट ऊपर यू नहीं आएगा। ऐसे कुछ कहा कि यू डज नॉट प्लेस इमीडिएट अबव बॉक्स टी, तो टी के जस्ट अबव यू नहीं आएगा। तो अब आप यहां पे देख सकते हो, अगर यहां पर यू लिखते हो आप, मतलब यहां पर अगर आप एस लिखते हो तो 1 2 यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, और टी, क्योंकि टी के नीचे एस लेना है इसलिए मैं एस को यहां ले रहा हूं। अब आपके दिमाग में किसी का आया होगा कि यू भी तो मान सकते हैं, तो टी के नीचे हमें एस को ही लेना है। आइए देखते हैं, यहां पर अगर हम एस को मानते तो 1 2 यू इमीडिएट अबव आ जाएगा, नहीं बन सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो एस यहां पर आ जाएगा 1 2 यू
ये हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी, अगर मैं s को यहाँ बनाता हूँ तो u यहाँ पे बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कंडीशंस के हिसाब से। तो s यहाँ पर 1 2 u यहाँ पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे लाइन लिखी है कि बॉक्स p इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव v। v के जस्ट ऊपर p है, कुछ ऐसी लाइन बोली इन्होंने, v के जस्ट ऊपर p है। तो अब मुझे कुछ ऐसा देखना है कि लगातार दो बॉक्सेस कहां पर खाली हैं, क्योंकि हमें p और v को एक साथ बिठाना है। तो हम देखते हैं कि दो बॉक्सेस कहां कहां खाली हैं। सो इस वाले रो में मैंने देखा, यहां पर हमें मिल गया कि p और v यहां बन सकता है, बट इस वाले में मुझे कहीं भी दो जगह नहीं मिली जहां पर मैं उनको एक साथ बिठा सकूं। यहां पर मैंने देखा तो p और v मुझे ऐसे करके मिल गया, तो मैंने यहां पर उसको बिठा लिया। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। बॉक्स R इज प्लेस्ड अबव बॉक्स W। बॉक्स R जो है वो W के ऊपर है, ठीक है, बट डज नॉट प्लेस अबव V, लेकिन V के नीचे है, लेकिन V के नीचे है, V के नीचे है। तो ठीक है, V के नीचे R होना चाहिए। तो भाई देखो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि V ही सबसे नीचे है, अब इसके नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, मेरी गलत हो जाएगी। तो मुझे कह रहा है कि V के नीचे R होना चाहिए, ठीक है, और R के नीचे W होना चाहिए। तो ये वाला जो हमारा होगा अरेंजमेंट, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है, ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो आंसर जो हम करेंगे वो इसके बेस पे करेंगे, राइट, इसके बेस पे हम आंसर्स को करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव बॉक्स W। तो देखते हैं W के जस्ट ऊपर कौन है, U है। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर डी U। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड R। तो देखो P और R के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर C 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Q एंड W। सो जितने बॉक्सेस Q और W के बीच में है इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन, इसमें से किसके बीच में सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। सो ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कमेंट करके। पजल मैंने कंप्लीट कर दी है, अब आंसर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो इसका कमेंट जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो S। देख सकते हैं हम इमीडिएट बिलो S कौन बैठा है, कोई भी नहीं बैठा है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन, क्योंकि S के नीचे तो कोई भी बैठा ही नहीं है। चलो देखो यहाँ पे एक बार, S के नीचे पूछ रहा है, अब भाई S के नीचे तो भाई कुछ है ही नहीं, अब भाई S के नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो S के नीचे कौन है, नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है। तो इसको हम मना कर देंगे कि भाई कोई भी नहीं है, नन है आंसर, ठीक है, नन मतलब कोई भी नहीं, 0। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस है हमारे सामने, कि इन कंक्लूजन्स को आपको ऐसे बताना है कि इफ ओनली वन, अगर एक फॉलो है तो एक, दो फॉलो है तो दो, दूसरी फॉलो है तो दूसरी, कोई भी फॉलो नहीं है तो कोई भी फॉलो नहीं। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। सो हमारे पास आई है इनइक्वालिटी। क्या आई है हमारे पास, इनइक्वालिटी। सो इसको तो आप देख के ही उड़ा दोगे, है ना, इसको तो हम देख के ही उड़ा देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। m इज इक्वल टू O, नहीं बिल्कुल भी नहीं, गलत। n से बड़ा है S, देखते हैं बिल्कुल सही बात। यहाँ पर एक बार हमारे पास ये वाला साइन आ गया, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, तीनों का फेस S की तरफ है। मेरे से पूछा भी था कि S की तरफ फेस है, बिल्कुल S की तरफ फेस है। अब बात किसकी होगी, प्रायोरिटी की। तो ये वाला साइन आ गया, तो आंसर सिर्फ इसी वाले साइन में होगा। सो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। C इज ग्रेटर देन इक्वल टू F। C इज ग्रेटर देन इक्वल टू F, नहीं देखो यहां पर ये है साइन, यहां पर ये है साइन, साइन अगर उल्टे पुल्टे हो गए, साइन क्या हो गए हैं हमारे, उल्टे पुल्टे, तो इसका मतलब ये गलत है। साइन जब भी उल्टे पुल्टे होंगे तो उसमें हम बोल देंगे कि कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। F इज ग्रेटर देन C, नहीं भाई मतलब ही नहीं है, F इज ग्रेटर देन C। F कैसे ग्रेटर हो सकता है, F कैसे ग्रेटर हो सकता है, हम डेफिनेट में इस बात को नहीं बता सकते। बट अब एक चीज यहां पर सीखना कि यहां पर आपका लगेगा आइदर और। तो अब इनइक्वालिटी के आइदर और को भी सीखते हैं। आओ, तो सबसे पहले दोनों इंडिविजुअली गलत, इंडिविजुअली रॉन्ग। दूसरा वेरिएबल सेम, दूसरा क्या है हमारा, वेरिएबल सेम है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो दोनों इंडिविजुअली गलत हो चुकी हैं, वेरिएबल CF दोनों में सेम। थर्ड जो मेजर है, जो मेन है, जैसे सिलॉक्स में
ऑल प्लस सम नॉट एंड सम प्लस नो होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर जो मेजर है वो ध्यान में रखो कि जितने साइंस साइन इन स्टेटमेंट इज इक्वल टू साइन इन कॉन्क्लूजन। तो इसका मतलब अब समझो कि स्टेटमेंट में कितने साइंस हैं। अगर मैं सी और एफ के बीच की बात करूं, सिर्फ सी और एफ के बीच की, तो एक बार मुझे ये वाला साइन भी है, ये वाला साइन भी है और ये वाला साइन, तीनों साइन है। इसका मतलब होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल, तो आइदर ग्रेटर और इक्वल दोनों चीजें आ गई। इसका मतलब है आइदर लेस देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, तो दोनों साइन आ चुके हैं। तो मतलब ये तीनों साइन मुझे मेरी स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, राइट। अब मैं चलता हूं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में मुझे मिला ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाली बात हो गई। और क्या मिला स्टेटमेंट कंक्लूजन में मुझे, लेस देन। देखो यहाँ पे बहुत ही चालाकी से खेला गया है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। ऐसे था, अगर ये इसी चीज को ऐसे देते तो आप तीन साइंस बिल्कुल बहुत इजीली पकड़ लेते। बस इन्होंने क्या किया कि इसका फेस भी इधर की साइड रखने की कोशिश की है और इसका फेस भी, लेकिन हमको तो आता है ना, अगर हमें आता है तो हम कर देंगे, साइन कैसे भी घुमा लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो एक बार सी की तरफ था फेस, एक बार एफ की तरफ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने फेस को घुमाया। आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते थे, राइट। तो आपको इस कंडीशन में तीन साइन दिख जाते, बट उसने आपको घुमाने की कोशिश की है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्टेटमेंट में भी उतने ही साइन है और कंक्लूजन में भी उतने ही साइन है, तो इसका मतलब है कि आइदर और की कंडीशन फुलफिल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। सो कमेंट करके बताना कि क्या आपको आइदर और की कंडीशन समझ में आई या नहीं, या दोबारा बतानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क से करेंगे, बहुत ही इजी है। तो देखो इजी जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको होमवर्क से दिए हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि इनके आंसर्स क्या बन रहे थे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट पैरेलल रो है, तो एक और सिटिंग आ गई। देखो तो तीसरी सिटिंग है, तीसरी नहीं, हाँ तीसरी सिटिंग है। पहले हमारे पास आई थी सर्कुलर, फिर लीनियर एंड देन अब नाउ पैरेलल सिटिंग। पैरेलल सिटिंग 3 हो गई। एक क्वेश्चन हमारे पास एक और था सिटिंग का, जो बिल्कुल छोटा सा एक ही क्वेश्चन था, और एक था हमारे पास पजल। तो सिटिंग और पजल आपका बहुत वेटेज रख रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे। सो अपना ध्यान जो है थोड़ा जरूर बढ़ाओ कि सिटिंग और पजल्स को कैसे सही करना है, और मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करो सिटिंग और पजल के। सिटिंग भी बहुत ही आ रही है। चलो आओ इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए देते हैं कि एक क्वेश्चन तो आप करो पूरा का पूरा अपनी तरफ से। सो ये क्वेश्चन भी आपका एक होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका, होमवर्क हो गया। और प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आंसर्स क्या आए थे, ठीक है। अगली क्लास में मैं बिल्कुल बताऊंगा कि किस किस ने आंसर किए थे और किस किस ने नहीं किए थे, ठीक है। सो ये था आपका मेमोरी बेस्ड पेपर 2021। सो आज के लिए इतना ही है बच्चों। तो अपना ध्यान रखना और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहना, एग्जाम निकालने का बहुत अच्छा मौका है। थैंक यू।